दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जिसके 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आने वाले जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जीडी में पूछे गए वो सारे प्रश्न को कराया जाएगा जो आने वाले जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूरी कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हम लोग पहले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का पहला प्रश्न है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला प्रथम भारतीय शहर कौन सा था। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अहमदाबाद। वो कौन सा शहर दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। और आप ये याद रखिए कि अहमदाबाद को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में वर्ष 2017 में शामिल किया गया था। कब, तो दोस्तों 2017 में शामिल किया गया था। और यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का अंतिम स्थल धोलावीरा है जो कि हड़प्पा कालीन एक नगर है। दोस्तों कौन सा अंतिम शहर है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, धोलावीरा हो जाएगा जो कि हड़प्पा कालीन का एक नगर है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। कब, तो 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जाता तो याद रखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ, तो पेरिस में। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि वर्ष 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था। तो दोस्तों उस युद्ध का नाम क्या था, तो उस युद्ध का नाम था पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पानीपत, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और आप याद रखिए कि इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया दोस्तों, तो पानीपत में। पानीपत के किस युद्ध में, तो दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें से कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। कौन सा युद्ध दोस्तों, क्या हो जाएगा, पानीपत का युद्ध। कौन सा पानीपत का, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, क्योंकि पानीपत में 3 युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। तो दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था जो कि कब हुआ था दोस्तों, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और आप यह भी जाने कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कब, तो 15 नवंबर 1556 ईस्वी को। कौन सा युद्ध था, तो दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। किसके बीच में, तो मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। कब, तो दोस्तों 1761 ईस्वी में। कौन सा युद्ध था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि करो या मरो किस आंदोलन का प्रमुख नारा था। आपको बताना कि करो या मरो नारा किस आंदोलन का प्रमुख नारा था। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन का दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन का यह प्रमुख नारा था कि करो या मरो। और आप ये याद रखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। किसके द्वारा, तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। कब, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। और आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में याद रखिए कि दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। कब, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और असहयोग आंदोलन के बारे में भी आप याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। कब, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों ही ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न के लिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो देखिए अगला हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है। आपको बताना है कि किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है, यानी कि किस देश में कार्य कर रहा है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सऊदी अरब में। किस देश में, तो दोस्तों सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सऊदी अरब में कार्यरत है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। आपको बताना है कि डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टेनिस में। किस खेल में दोस्तों, क्या हो जाएगा, टेनिस खेल में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो क्या हो जाएगा टेनिस में किया जाता है। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि
इनमें से हवा की नमी यानी कि आर्द्रता को किससे मापा जाता है? आपको बताना है कि आर्द्रता को किससे मापा जाता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। और आप मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर और थर्मोमीटर के बारे में भी याद रखिए दोस्तों कि मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैसों का दाब। क्या मापा जाता है? गैसों का दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रवों का अपेक्षित घनत्व। क्या दोस्तों? तो द्रवों का अपेक्षित घनत्व किससे? तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों थर्मोमीटर से शरीर का ताप मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तो शरीर का ताप मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर तो आपको पता चल गया होगा कि अपेक्षित आर्द्रता, जो कि हम लोग के प्रश्न में ही था कि हवा की नमी यानी कि आर्द्रता को किससे मापते हैं? तो क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला देखिए प्रश्न है कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? आपको बताना है कि देशों के बीच में तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वैश्वीकरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वैश्वीकरण यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। याद रखिएगा, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि किसी देश में जीवन स्तर को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा एक मापदंड है? आपको बताना है कि किसी देश में जीवन स्तर को दर्शाने के लिए कौन सा मापदंड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि प्रति व्यक्ति आय। किसका दोस्तों? तो प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है किसी देश में जीवन स्तर को दर्शाने के लिए, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि वेल्ड। किस नाम से दोस्तों? तो वेल्ड के नाम से जाना जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट घास के मैदान याद रखिएगा, जैसे कि डाउन्स हो गया दोस्तों। तो डाउन्स किसका है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के घास का मैदान है। प्रेयरी किसका है? तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका का है। किसका है प्रेयरी? तो उत्तरी अमेरिका का। पंपास क्या है दोस्तों? तो अर्जेंटीना का। और वेल्ड तो आपको पता चल गया कि दक्षिण अफ्रीका का है। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा वेल्ड कहाँ का दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, जो कि हम लोग का प्रश्न में ही था। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ था, यानी कि जीआई टैग सबसे पहले आपको बताना है कि किस उत्पाद को मिला था। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि दार्जिलिंग चाय को। किसको? तो दोस्तों दार्जिलिंग चाय को, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। निम्न में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ था? तो क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग की चाय को मिला था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कि उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आनुवंशिक गलती। क्या होता है दोस्तों? तो आनुवंशिक गलती होती है म्यूटेशन का मतलब। म्यूटेशन शब्द का अर्थ क्या हो गया? तो आनुवंशिक गलती। और आप एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था दोस्तों। तो ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से किसने राज दरबार में सिजदा और पेबोस की प्रथा शुरू की थी? दोस्तों आपको बताना है कि किस शासक ने सिजदा और पेबोस नामक प्रथा शुरू की थी। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गयासुद्दीन बलबन। किसने? तो दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पेबोस नामक प्रथा की शुरू की थी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो अब बलबन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था, क्योंकि दोस्तों वास्तविक नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बलबन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन। और बलबन को कौन सी उपाधि मिली थी दोस्तों? उल्गू खां की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि? तो उल्गू खां की उपाधि मिली थी। और अमीर खुसरो और अमीर हसन दो फारसी कवि थे जो कि बलबन के दरबार में रहते थे। कौन कौन? तो दोस्तों अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये दोनों ही कवि बलबन के दरबार में रहा करते थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपको बताना है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा
क्या जारी किया जाता है दोस्तों? तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जारी किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? आपको बताना है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण? तो दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआ दोस्तों? तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। किस परजीवी के कारण दोस्तों? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। और वाहक कौन होता है? तो दोस्तों मलेरिया का वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन सा मच्छर? तो दोस्तों याद रखिएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने के कारण ही हमें मलेरिया रोग होता है, जो कि कौन से परजीवी के कारण? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, जो कि अगला प्रश्न है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कर्नाटक में। कहाँ? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सा उद्यान? तो दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और आप याद रखिए कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1974 ईस्वी को हुई थी। कब? तो दोस्तों 1974 ईस्वी को। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो दोस्तों बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और आप एक याद रखिएगा, उड़ीसा में है दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? तो उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में पूछे जाते तो याद रखिएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? उड़ीसा राज्य में है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? दोस्तों आपको बताना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टॉमस मुनरो। किसने दोस्तों? तो किसने शुरू की थी? तो टॉमस मुनरो ने शुरू की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और आप रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। किस जिले में? तो दोस्तों बारामहल जिले में। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। और अगला है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था शुरू किया गया था। कौन सा व्यवस्था दोस्तों? तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, जो कि हम लोग का ऑप्शन में है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में इंपॉर्टेंट बात कौन सा याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई थी। और हम लोग का प्रश्न में क्या था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो क्या हो जाएगा? टॉमस मुनरो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि बाली का सफर बाली यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि बाली यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ओडिशा में। किसमें दोस्तों? तो ओडिशा में मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? तो बाली यात्रा उत्सव। बाली यात्रा उत्सव कटक में महानदी के किनारे मनाया जाता है। किस नदी के किनारे दोस्तों? तो महानदी के किनारे मनाया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि नदी भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि बाली यात्रा किस नदी के किनारे मनाया जाता है। तो दोस्तों किस नदी के किनारे? तो महानदी के किनारे मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके द्वारा निर्मित की गई थी? दोस्तों आपको बताना है कि नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चोल साम्राज्य के द्वारा। किस साम्राज्य के द्वारा? तो दोस्तों चोल साम्राज्य के द्वारा नटराज की कांस्य प्रतिमा निर्मित की गई थी। और आप इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा कि नटराज की कांस्य प्रतिमा भगवान शिव के तांडव नृत्य का प्रतीक है। किसका दोस्तों? तो तांडव नृत्य का प्रतीक है। और चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? दोस्तों चोल साम्राज्य की स्थापना किया था विजयालय ने। किसने? तो दोस्तों विजयालय ने किया था। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो दोस्तों याद रखिएगा राज राज प्रथम था। कौन? तो दोस्तों राज राज प्रथम था चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा इस प्रश्न के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अगला है कि किस कारण से पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है। यानी कि आपको बताना है कि किसके कारण से पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि संक्षारण के कारण। किसके कारण? तो दोस्तों संक्षारण के कारण क्या होता है कि पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही क्रम आपको पहचानना है कि सही समूह कौन सा है वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अग्नि, इंद्र और सोम। कौन? तो दोस्तों अग्नि, इंद्र और सोम वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। आप याद रखिएगा।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि इसे भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया था। दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि 2009 में ये शुरू नहीं हुआ था बल्कि 2005 में हुआ था। बाकी ये तीनों ही कथन सही है दोस्तों। कौन कौन सी, तो इसे काम के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है, और यह लाभार्थी को 100 दिनों के काम की गारंटी देता है, और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो दोस्तों गलत कथन कौन सा हो गया, तो ऑप्शन ए कि ये 2009 में शुरू किया था। दोस्तों ये 2009 में ना शुरू होकर के कब हुआ था, तो 7 अक्टूबर 2005 को विधि द्वारा अधिनियमित किया गया था। यानी कि शुरू कब हुआ था, तो 7 अक्टूबर 2005 को, ये 2009 में शुरू नहीं हुआ था। तो वही कथन हम लोग का गलत था। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूरी से। किससे, तो दोस्तों दूरी से संबंधित है। आप याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। क्या होता है दोस्तों, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। और आप याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुना 10 के पावर में 15 मीटर। कितना होता है दोस्तों, तो 10 के पावर में 15 मीटर होता है। आप ये याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सासाराम में। कहाँ, तो दोस्तों सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है कि उस प्लास्टिक का क्या नाम है जिसे गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि थर्मोप्लास्टिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अब चलिए हम लोग एक लास्ट का प्रश्न देखते हैं, जो कि हम लोग का लास्ट का प्रश्न है कि जल में साधारण नमक मिलाने से उसके हिमांक और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बताना है कि जब जल में साधारण नमक यदि हम लोग मिला देंगे तो उसके हिमांक और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि क्वथनांक बढ़ेगा लेकिन हिमांक घटेगा। कब, तो दोस्तों जब जल में साधारण नमक मिला देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और हिमांक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो घट जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर कौन सा हो गया, तो ऑप्शन ए हो गया दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो गया इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। हम लोग को 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले जीडी के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।